कभी कभी बचपन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि आपका बचपन कहाँ चला गया आपको पता ही नहीं चलता। हर किसी का एक मेंटोर होता है जिसको लाइफ में डायरेक्शन के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटोर? जिंदगी तो एक बार ही मिलती है, रोज रोज मिलती नहीं है। उसको किस तरह से जिया जाए, उस बुक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखा दी। 20 रुपीज पर मंथ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। उसी दौरान मुझे लगा फादर की डेथ के बाद में कि मुझे कुछ बड़ा बनना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 99 के अंदर राजस्थान में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ और राजस्थान का पहला प्राइवेट नर्सिंग स्कूल जोधपुर में मैंने ओपन किया। तो स्टार्टिंग के अंदर व्यास मेडिसिटी को शुरू करने के टाइम आपके पास कौन-कौन से चैलेंजेस थे और उनको आपने कैसे डील किया? प्रकृति को क्या मंजूर है और आपकी डेस्टिनी क्या डिसाइड हुई हुई है, वो आपको भी नहीं पता है और आपकी जो आलोचना कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। अंत तक लड़ते रहें तो आप हमेशा पार पालोगे। नहीं तो क्या होता है, इतनी मुश्किलें आती हैं, इतने चैलेंजेस आते हैं कि आदमी रुक जाता है कि यार अब ये मेरे बस का नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए वो क्या है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, वो भी मैं कर पाऊंगा, तभी आप सक्सेस होंगे। जिस पल जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ जाओ। तो आज हमारे खास मेहमान हैं मनीष सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, कैसे हैं आप? पहले से बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, शुरुआत करते हैं सर आपके बचपन की। बचपन में क्या सपना था और हकीकत है बचपन में कोई सपना नहीं था, जैसा बचपन होता है जी, वैसा ही बचपन था। ओके। लेकिन कभी कभी बचपन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि आपका बचपन कहाँ चला गया आपको पता ही नहीं चलता। शुरुआती आप अपने गाँव के बारे में बताना चाहेंगे या फिर बैकग्राउंड थोड़ा-सा? मैं किसी गांव से नहीं, मैं जोधपुर शहर से ही हूँ। ओके, और पेरेंटल हाउस हमारा सिटी में रहा ओके, और यहीं पे पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पे मैंने अपना कैरियर शुरू किया है। इसी शहर से बहुत कुछ मिला तो इसी शहर को बहुत कुछ देने की तमन्ना है मेरी। ओके। स्टडीज़ की अगर बात करें तो कॉलेज और इसके लिए हम लोग मैं पर्टिकुलर कहूँ तो थर्ड क्लास तक तो मुझे घर पे ही पढ़ाया गया। ओके, थर्ड क्लास के बाद में हमारा एडमिशन हुआ एक छोटी सी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। वो शायद बंद भी हो गई, हमारे पढ़ते पढ़ते तो रही। उसके बाद में सिक्स से ऑनवर्ड में शिवांची गेट स्कूल थी यहाँ पे एक, उसमें पढ़ा। फिर महात्मा गांधी स्कूल थी, उसमें पढ़ा। फिर सुमानी कॉलेज, फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी। इस तरह से ब्रेक करते करते हमने पढ़ाई की है हमारी। जी। एज़ ए स्टूडेंट आप स्कूल और कॉलेज लाइफ़ को कैसे देखते हैं? कॉलेज लाइफ तो मैंने देखी ही नहीं कैसी होती है, जी, क्योंकि हमारे टाइम में और पर्टिकुलर मैं जिन कॉलेजों में पढ़ा वहाँ पे कोई कॉलेज लाइफ नहीं थी। ओके, और रही बात स्कूल की, जिस तरह की सरकारी स्कूलें हमने देखी हैं जी, उस तरह की स्कूल तो हॉरेबल है आज की तारीख में। ओके। टीचर्स का ऐसा कोई यादगार किस्सा या पल जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो आपकी लाइफ़ में काफ़ी इम्पैक्ट डाला? ऐसा मेरा कोई विशेष नहीं रहा टीचर्स के ऊपर प्रभाव, जिसने कोई विशेष कोई। हर किसी का एक मेंटर होता है जिसको लाइफ़ में डायरेक्शन के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई मेंटर? मेरी लाइफ में कुछ बुक्स मेरी मेंटोर के रूप में आई, जी, जो मैंने पढ़ी और उसके बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी तो एक बार ही मिलती है, रोज़ रोज़ मिलती नहीं है। जी, उसको किस तरह से जिया जाए, उस बुक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जी। हमने पढ़ा है कि आपने अपने करियर की शुरुआत एज़ अ जर्नलिज़्म से स्टार्ट की, तो पत्रकारिता का कैसा अनुभव रहा आपका? मैंने मेरा कैरियर जर्नलिज्म से नहीं, मैंने मेरा कैरियर प्रेस में एज कंपोजिटर के रूप में स्टार्ट किया। ओके, एज ऑफ 14 में रहा हूँगा जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो 20 रुपीज़ पर मंथ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, ओके, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहीं पे प्रेस का सारा काम होता था। ओके। क्या रोल था वहाँ पे आपका एज़ अ? शुरुआत में तो कंपोजिंग का काम होता है प्लस एक हेल्पर का काम होता है, उससे मैंने कैरियर शुरू किया। ओके, लेकिन उसी दौरान मुझे लगा फादर की डेथ के बाद में कि मुझे कुछ बड़ा बनना चाहिए, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर में काम करते हो तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलती हैं, जी, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ में बहुत ही तरह के लोग आते हैं और वो आपको अगर सीरियसली उनको देखो तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। जी। जब आपने एज़ अ प्रेस में स्टार्ट किया एज़ अ हेल्पर के पद पे, तो घर वालों का कुछ फीडबैक या रिएक्शन? पारिवारिक रूप से हम 9 भाई बहन थे, तो सभी एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे। जी, तो संघर्ष के दिनों में आप क्या कर रहे हो, आपके बड़े ब्रदर क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। जी, मेरे परिवार में जनरली ये रहा कि मेरे को किसी ने भी रोका नहीं कि तू क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। जी, और उसी का कारण है कि मैं फ्री हैंड काम करता रहा। जी, मैं वैसे मेरे परिवार में ब्रदर्स में सबसे छोटा हूँ ओके, और बिजनेस मैं ही करता हूँ। ओके, लेकिन मेरे को पूरी फ्रीडम दी उन्होंने, जो मैंने चाहा जब चाहा, जब मैंने जॉब चाहिए जॉब की, जो चाह किया।
उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं लगाई। व्यास मेडिसिटी का एक छोटा सा पौधा आपने बोया था और आज बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और उसकी छाँव में हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बेसिकली जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, जर्नलिज्म के बाद में मैंने अपना एक न्यूज़पेपर शुरू किया। जी। जोधपुर का फर्स्ट इवनिंग टैबलाइड न्यूज़पेपर मैंने शुरू किया। ओके। उस समय एक प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट प्रिंटिंग जोधपुर में नहीं होती थी, वो पहली जोधपुर में ऑफसेट प्रिंटिंग लगाई ओके। और पोस्टर और बुक्स पब्लिशिंग का काम शुरू किया। उसके बाद न्यूज़पेपर स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि राजस्थान से प्राइवेट एजुकेशन करने, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल, बच्चे सिर्फ साउथ, महाराष्ट्र इधर उधर जा रहे हैं। जी। तो उसको मैंने सोचा इसको हम क्यों ना राजस्थान में करें। ओके। लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं थी, किसको बताएं, किसको करें। संयोग से 98 के अंदर सरकार बदली और अशोक गहलोत साहब की सरकार आई। हमने उनको बताया कि भाई इस तरह से यहाँ से बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, और क्यों ना हम ऐसा कोई मैकेनिज़्म डेवलप करें कि ये लोग राजस्थान में रहें, यहीं पढ़ें। उन्होंने उस चीज़ को सीरियस लिया और सीरियस लेने के बाद में 99 के अंदर राजस्थान में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ ओके। और राजस्थान का पहला प्राइवेट नर्सिंग स्कूल जोधपुर में मैंने ओपन किया। क्या बात है। और उसके बाद में फिर लगातार राजस्थान के अंदर प्राइवेट सेक्टर बढ़ता गया जी। और आज इतना तेज़ी से बढ़ गया है कि जो बच्चे साउथ पढ़ना चाहते थे, जी। आज साउथ से हमारे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, क्या बात। महाराष्ट्र से हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं शुरुआती के दिनों में हर बिजनेस में कोई ना कोई कठिनाई आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो स्टार्टिंग के अंदर व्यास मेडिसिटी को शुरू करने के टाइम आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस थे और उनको आपने कैसे डील किया? बेसिकली आप कुछ नहीं होते हो तो लोग आपको मान के चलते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो ये आप नहीं कर रहे हो, आपके पीछे कोई और है। और हकीकत ये है कि जो सेल्फ मेड इंसान होता है वो खुद ही जानता है कि उसके पीछे कौन है, क्योंकि जो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता है। क्या बात है। क्योंकि उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं होता है, और विश्वास नहीं होता है तो खुद में ही विश्वास डेवलप करना पड़ता है। और अगर आपने खुद ने विश्वास डेवलप कर लिया तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कोई भी काम है असंभव है जो आप नहीं कर सकते। शुरुआत में जब मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया तो हर आदमी ये कहता था कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर मैंने नर्सिंग कॉलेज शुरू किया तो कहा अब तो ये आगे चल ही नहीं पाएगा। उसके बाद में हमने एक डेंटल कॉलेज शुरू किया तो क्या अब ये बिल्कुल राउंड बॉक्स में आ गया, अब ये फंस जाएगा। लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर है और आपकी डेस्टिनी क्या डिसाइड हुई हुई है वो आपको भी नहीं पता है और आपकी जो आलोचना कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। लेकिन छोटे शहर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर आदमी को उससे आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता है। और पर्टिकुलर क्योंकि मैं डिफरेंट कास्ट से हूँ, ब्राह्मण कास्ट से हूँ जी। और ब्राह्मण जनरली बिजनेस नहीं करते हैं, और बिजनेस करने वालों के लिए मेरे ख्याल से ये मान रखा है कि ब्राह्मण बिजनेस नहीं करेंगे। पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में जी। साउथ में ब्राह्मण बिजनेस करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज था कि भाई आप ब्राह्मण हो, आप कहीं पे भी जाते हो, और प्लस हम लोग कब परशुराम बन जाते हैं हमें भी नहीं मालूम रहता। क्या बात। हम लोगों को अगर कोई ढंग से डील नहीं करे जी। तो हम उसके ऊपर एकदम हावी हो जाते हैं। क्या बात। लेकिन वो थोड़ा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके कोशिश की कि बनियों की तरह थोड़ा व्यवहार किया जाए। सही बात है। व्यास मेडिसिटी में अभी करंटली कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं? देखो व्यास मेडिसिटी तो 2024 में आया है जी। 2024 के पहले हमने जैसे डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया जी। फिर डेंटल कॉलेज स्टार्ट किया, फिर बीएड किया, एमबीए किया, इंजीनियरिंग कॉलेज किया। फिर हमारे सामने एक चैलेंज आया कि भाई हमें स्कूल स्टार्ट करनी चाहिए। जी। जनरली मैंने चैलेंज काफ़ी लिए और ऊपर वाले ने मुझे मदद की और वो चैलेंज हमेशा मेरे पूरे हुए। जब दिल्ली पब्लिक स्कूल का मेरे सोचा कि इसको मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो जैसे ही हम दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी में गए तो वहाँ पे एंट्री नहीं है और उनका ये कहना है कि भाई एक सिटी में दूसरी स्कूल हम नहीं देते हैं। ओके। लेकिन मैंने कहा मुझे तो खोलनी है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो संभव नहीं है। तो आपको ध्यान होगा कि एक कॉफ़ी टेबल बुक्स आती हैं आजकल, तो एक कॉफ़ी टेबल बुक्स में मेरा इंटरव्यू छपा हुआ था। तो वहाँ के एडमिरल को जब मैंने वो कॉफ़ी टेबल बुक दी जी। उन्होंने पढ़ी और पढ़ के कहा नहीं मैं तुम्हारे लिए ट्राई करता हूँ। क्या। और जब वहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन थे, जी। एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि भाई ये
दिलीप डीपीएस जोधपुर में और सेकंड लॉन्च करना चाहता है, तो उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा भी एक बार इससे मीटिंग कर लें। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे ये कहा गया कि भी आपको चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए वो फ़ोन नहीं उठाते, ना वो कुछ ऐसा होता था। तो मैंने मेरे ऑफिस से एक जने को लगा दिया कि दिन भर उनको फ़ोन करते रहो और मेरे को किसी भी तरह से उनसे टाइम लेना है। ये आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने जब टाइम दिया तो दिवाली के दूसरे दिन जो रामा सामा होता है उस दिन का टाइम दिया कि आप आइए, आप इतने बजे 4 बजे यहाँ मेरे से मिलेंगे आके। जी। फिर वापस का आप देख रहे हैं उस दिन क्या है? मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे को आपसे मीटिंग करनी है। कि ठीक है आप आ सकते हैं। मैं 4 बजे उनसे जब मिलने गया तो उन्होंने कहा आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में आप अपनी बात कह सकते हैं। जी। मैंने 3 मिनट में मेरी बात पूरी कर दी और मैंने कहा मेरी बात तो पूरी हो गई। तो उन्होंने नहीं और बोलो, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स थे तो ब्यूरोक्रेसी को लेके मैंने बात की। जी। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे हमारा डिस्कशन हुआ उसके बाद उनसे। फिर उन्होंने कहा नहीं हो सकता है तुम्हें सेकंड स्कूल मिल जाए। इस तरह से ये पहला रहा डीपीएस सोसाइटी में कि एक शहर में दूसरी स्कूल क्या बात। स्टार्ट हुई। संघर्ष बहुत हुआ, उसके लिए सोसाइटी में काफ़ी चैलेंजेज आए, लेकिन नेचर को मंजूर था कि एक डीपीएस और जोधपुर आनी है, जी। तो हमने वो डीपीएस स्टार्ट की। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हम क्या होता है कभी कभी हार मान जाते हैं, अंत तक लड़ते रहें तो आप हमेशा पार पालोगे। नहीं तो क्या होता है इतनी मुश्किलें आती हैं, इतने चैलेंजेज आते हैं कि आदमी रुक जाता है कि यार अब ये मेरे बस का नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए वो क्या है जो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्या बात है। वो ही मैं कर पाऊँगा, तभी आप सक्सेस होंगे। अगर ये तो सभी मानते हैं कि कुछ काम संभव नहीं है, लेकिन असंभव को आप संभव बनाएंगे तो ही ज़िंदगी में आप कुछ कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया चैलेंजेस, तो टियर 2 सिटी जोधपुर जहाँ अपन अभी रह रहे हैं, तो ये कितने बड़े चैलेंजेस रहे आपके लिए? क्योंकि आप एक स्कूल के बाद में, कॉलेज के बाद में टियर 1 में भी शिफ्ट हो सकते थे, वहाँ पे भी अपना बिजनेस स्केल कर सकते थे, लेकिन आपने जोधपुर को ही चुना। तो क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उनको डील किया? टियर 2 सिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप भीड़ में खोते नहीं हैं। आप बड़ी सिटी में जाओगे तो आप खो जाओगे, आपको कोई नहीं पहचानेगा। आज जोधपुर में व्यास की पहचान है, और अगर ये हम जयपुर में खोलते तो व्यास की पहचान नहीं होती। तो जिस शहर में और प्लस उसके अलावा जिस शहर में आप जन्मे हैं, जिस शहर के आप हैं, तो आपकी मॉरलिटी बनती है कि सबसे पहले आप उसी शहर में अपना काम करें, उसी शहर को डेवलप करने में आपका सहयोग करें। पर्टिकुलर मैं आप जोधपुर का कहूँ तो जोधपुर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होने का कारण है पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। सरकार बदलने से बिजनेस पे और आने वाले कामों पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो इतने चैलेंजेज के कारण ही मुझे लगता है जोधपुर में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ तो मैं एजुकेशन फील्ड की ही बात करूँगा, तो उसमें इतना डेवलप नहीं हुआ। और ये सरप्राइजिंग है कि राजस्थान का सेकंड सिटी जोधपुर में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि कुछ छोटे छोटे जगह पे भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल चैलेंज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जी। एज अ बिजनेस ओनर आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? लाइक बेसिकली मैं कभी भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहा, और मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि जो भी काम करना है उसकी एक टाइमलाइन, एक टाइम फ्रेम डिसाइड करो। उस टाइम फ्रेम को डिसाइड करके सुबह शाम दिन रात कुछ मत सोचो और उसके पीछे लग जाओ। क्या बात है। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जब लैंड अलॉटमेंट का कोई इशू था, तो आप सरप्राइज़ करेंगे कि एक दिन एक मिनिस्टर ने मुझे रात को 2 बजे फ़ोन किया जी। कि आप अभी आ सकते हैं, आपसे मीटिंग करनी है। क्योंकि मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ तो उनको मालूम था कि 2 बजे भी ये बहुत नॉर्मल है। जी। तो मेरी रात को 3 बजे मीटिंग हुई जिस किसी भी मिनिस्टर से होनी थी जी। और वो लैंड इशू क्लियर हुआ क्योंकि चुनाव नज़दीक थे, आचार संहिता लगने वाली थी जी। और तो आप ये सोचो कि अगर हम 24 आवर अगर अवेलेबल हैं तो रात को 2 बजे भी आपको नॉक आ सकती है कि आपका काम होना है। आप उसी समय जागे और उस समय उठ के गए तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं कल मिलेंगे तो कल वापस नहीं आता। क्या बात है। तो मेरा ये कहना है कि जिस पल जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ जाओ।
डेफिनेटली सर, ये लेसन काफ़ी हमारे ऑडियंस को भी करेगा, क्योंकि जब आप डीपीएस का किस्सा आपने अभी बताया कि 5 मिनट की मीटिंग 1 घंटे तक पहुंची, और जिस डेडिकेशन के साथ आपने टीम का फॉलोअप रखा कि नहीं डायरेक्टली बात करनी और टाइम लेना है, एंड सेकंड जो अभी 2 से 3 बजे मीटिंग हो रही है, जो मिडनाइट जहाँ सब पूरी दुनिया सो रही है, उस टाइम आप मीटिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यही चीज़ें आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, टीम लीड करनी है, और कुछ ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं जो डायरेक्ट कंपनी के ग्रोथ या फिर बैकफायर के लिए इम्पैक्ट करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं ये सारी चीज़ें? बेसिकली आपको एक टीम बनानी होती है, और अगर आपने टीम नहीं बनाई और खुद ही काम करते रहे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ओके। टीम आप ऐसे स्ट्रांगली तैयार करो और उस टीम के ऊपर पूरा विश्वास करो, और ये मानते हुए कि जो मैं कर सकता हूँ वो ये टीम नहीं कर सकती, लेकिन वो टीम कम से कम 50%, 60%, 70% तो कर सकती है। जी। तो उनको उस हिसाब से आप काम देते जाओ जी। और उनके ऊपर विश्वास करते जाओ, और जब उनके खिलाफ लोग बोलने लग जाएं जी। तो मान लो कि ये काम कर रहे हैं, क्या बात, और अगर उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है तो मान लो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बात है सर। तो ये एक बिल्कुल सिस्टम है। मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा विरोध होगा, विरोध होगा तो मेरी प्रोग्रेस होगी, विरोध नहीं किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, और ना मेरी प्रोग्रेस होगी, ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यंग एंटरप्रेन्योर जो देख रहे हैं, मैं भी एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो हमारे लिए कोई ऐसी एडवाइस या गोल्डन रूल जो आपकी लाइफ में काफ़ी काम आया एज अ बिजनेस को लेके, वो देना चाहेंगे तो? बिजनेसमैन के लिए मेरा यही है कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी। पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने अगर उसको ग्रैब किया तो सेकंड अपॉर्चुनिटी में टाइम लगेगा, उसको भी आपने ग्रैब किया तो थर्ड में और टाइम लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस बहुत रखना है। मेरे को सभी लोग कहते हैं कि आप में पेशेंस बहुत है। पेशेंस मेरी मजबूरी है, अगर मैं पेशेंस नहीं रखूँगा तो मैं ग्रैप्स नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कि आज मैं जानता हूँ किसी से भी जाके मिल रहा हूँ कि भाई ये इमीडिएट मेरा काम कर दे, जी। लेकिन उसकी नेचर ही है कि इमीडिएट काम नहीं करना है, तो सिवाय पेशेंस के उसकी ना नुक्कड़ सुन के आपको वापस आना ही पड़ेगा। आपको बार बार नॉक करना पड़ेगा, जब जाके आपका काम होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि जब मैं डेंटल कॉलेज स्टार्ट कर रहा था, तो डेंटल कॉलेज हमने स्टार्ट किया तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रॉब्लम हुई, डेंटल काउंसिल से प्रॉब्लम हुई, तो हमें मना कर दिया कि इस साल आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके। तो मैंने कहा भाई मुझे तो इस साल स्टार्ट करना है। ये 2006 की बात है शायद? 2006 में तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी, एक लेडी, उनसे मिला जाके, मैंने कहा मुझे तो इस साल कॉलेज स्टार्ट करना है। जी। उन्होंने कहा व्यास जी यहाँ तो सब आके रो रहे हैं कि कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे स्टार्ट करना है, हाउ कैन पॉसिबल। मैं कहा नहीं, मुझे तो इस साल स्टार्ट करना ही है। तो उन्होंने क्या करोगे? मैं कहा आप सपोर्ट करना बस, बाकी मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस जोशो खरोश से कह रहे हो तो मैं आपका सपोर्ट करूँगी। क्या बात है। आप सरप्राइज करेंगे, उस समय हमारे डेंटल काउंसिल के जो चेयरमैन थे उनका एक प्राइवेट क्लिनिक भी है। मैं लगातार 7 दिन सुबह 8:30 बजे उनके क्लिनिक पे रोज़ पहुंच जाता जी। कि साहब मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट जब परमिशन देते तो आप बाद में परेशान मत करना। अरे 7वें दिन उन्होंने झल्ला के कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं परेशान नहीं करूँगा। मैं कह कन्फर्म परेशान नहीं करोगे? कि नहीं करूँगा। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मेरे साथ कुछ लोग और भी गए कॉलेज। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि भाई इनका इंस्पेक्शन किया जाए। इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन के बाद में कुछ डेफिशिएंसीज आई, अगेन इंस्पेक्शन हुआ, फिर डेफिशिएंसी आई, तो हमने सेकंड इंस्पेक्शन के अंदर पूरी वीडियो रील बनाई। ओके। और वीडियो रील बना के, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि इस साल कोई कॉलेज स्टार्ट ना हो, जी। तो उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट फिक्स करी कि इतने तारीख को आपको सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग होगी। उसके एक दिन पहले सारी शॉर्टिंग चल रही थी, मैं दिन में उन्हीं जॉइंट सेक्रेटरी से मिला। जी। मैं कहा मैडम आज मेरा इसके ऊपर डिसीजन होना है और मैं दिल्ली हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं क्योंकि मेरे पास सारी वीडियोग्राफी है। उन्होंने मेरा नंबर लिया और रात 1 बजे मुझे फ़ोन किया कि आप मिनिस्ट्री में आओ। मैं मिनिस्ट्री में गया तो जो रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई थी इंस्पेक्टर्स ने और जो हमारे पास वीडियोग्राफी थी बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके। तो उन्होंने इमीडिएट कहा कि मैं अभी इंस्पेक्टर्स को बुलाती हूँ और ये पूरा चेंज कराती हूँ क्योंकि आपके पास वीडियो है। जी। और आप सरप्राइज़ करेंगे कि उसी साल हमें परमिशन मिली। रात 2 बजे डिसीजन हुआ और सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉट,
इनको परमिशन दी जाए। क्या बात। तो आप ये सोचो कि हमें कहाँ पे कितना एक यंग एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना पड़ता है, जी तब आपके पास सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती है। सक्सेस मिलने के बाद लोगों को लगता है ये तो बहुत इजी मिल गई, जी लेकिन उसके पाँव के छाले कितने जले, उन्होंने कितने जूते चेंज किए, ये किसी को नहीं पता होता। डेफिनेटली सर, इस पॉडकास्ट के बाद में जब ये जर्नी जानेंगे, काफ़ी लोगों के लिए इंस्पायर करेंगे आपकी जर्नी, और काफ़ी लोगों को पता भी चलेगा कि व्यास मेडिसिटी जो स्टार्ट हुआ है उनकी जर्नी कैसी रही है। 2006 में जो आपने डेंटल कॉलेज का शुरुआत किया, उस टाइम आपका कुछ खास बैकग्राउंड एजुकेशन नहीं था, बट किस चीज़ को लेके मोटिवेशन था कि नहीं मुझे डेंटल कॉलेज लाना है और मुझे स्टार्ट करना है? क्योंकि जब जैसा आपने बताया वहाँ पे जो हेड थे उन्होंने बोला कि सब बोल रहे खुल नहीं रहा, आपको बोलना है खुलना, तो यही कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? बेसिकली मैंने बचपन में जो स्वीट मॉर्डन की किताब पढ़ी, जी उस किताब में मैंने ये पढ़ा और ये समझा और ये सीखा कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी संभव है। अपने आप को, अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है, ऐसे ही जन्म नहीं दिया है। और ज़िंदगी दोबारा मिलेगी नहीं, तो जो कुछ करना इसी ज़िंदगी में कर डालो। और फिर लगा कि जोधपुर के अंदर डेंटल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे स्कोप है जी तो हम ये कर सकते हैं, जी तो स्टार्ट किया और वो हो गया। जी। पहला बैच याद है आज भी आपको? पहले बैच में काफ़ी कुछ हमने, क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं था, जी तो उस पहले बैच में क्या होता है कि जब बॉडी देखते हैं तो कई बच्चे फेट होके गिर जाते हैं, जी क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स की इतनी गंध आती है। जी तो एकदम ये बना कैंपस के अंदर के भाई यहाँ पे तो फूड पॉइजनिंग हो गई। ओके तो मैं गया तो फिर मुझे एनाटॉमी के प्रोफेसर ने बताया फूड पॉइजनिंग नहीं सर, ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उस केमिकल के कारण बच्चे फ्लैट होके गिर जाते हैं। जी लेकिन वो पहला कॉलेज था और लोग मेरे से ज़्यादा परिचित नहीं थे कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो हर कॉलेज के अंदर कुछ नेता टाइप बच्चे होते हैं जी और उनके पीछे बैकग्राउंड भी होता है, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है, कुछ ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड भी होता है। और उस समय डेंटल कॉलेज वगैरह ज़्यादा थे नहीं, तो कुछ न्यूसेंस वहाँ पे की उन्होंने। जी और आप सरप्राइज करेंगे कि वो स्ट्राइक की पोजीशन पे ले आए। ओके तो मैं कॉलेज से निकल गया था, मुझे वापस प्रिंसिपल ने फ़ोन किया कि साहब ये मान नहीं रहे हैं। मैं वापस पलट के कॉलेज में आया हूँ जी और आते ही मैंने सबसे पहले देखा कौन नेतागिरी कर रहा है, तो जी। और मैंने कहा इन सबको तुरंत बाहर निकाल दो यहाँ से, जी मुझे नहीं चलाना इस तरह से कॉलेज। जी उसके बाद में आज तक कोई डेंटल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। जी और जब मालूम चला कि वो कौन है, तो चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र के पोते थे। तो मैंने कहा कि अब जाइए आप उधर जाके बात कराना। जी लेकिन वो बहुत समझदार थे चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र, जी। उन्होंने उसको समझाया कि तुमने गलत किया और जी। उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात है। और वो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ। जी और मैं मान के चलता हूँ जिन बच्चों के साथ इस तरह से होता है वो बहुत से बच्चे तो बाद में समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं बच्चों से। जी और वो तो चाहता है कि हम कुछ भी करें उसको एक अच्छा बच्चा बना के पेश करें। जी। ये इंसिडेंट से मुझे अभी हाल ही का वाकया आ रहा है, जहाँ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ कुछ हुआ। कॉलेजेस में आए दिन बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं डीन से, प्रिंसिपल से। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ में? क्या ये सारी चीज़ें आपको शोभा देती है या फिर क्या ये स्टूडेंट का करना हक है? बेसिकली कुछ कॉलेज पॉलिटिक्स के अड्डे बन गए हैं। जी वहाँ पे क्या होता है, पीएचडी के नाम पे एडमिशन ले लिए जाते हैं और वो एडमिशन लेके अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का ही काम करते हैं। उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है जी या आपके साथी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी पॉलिटिक्स कैसे करनी है। और गवर्नमेंट को भी मालूम है, लेकिन एक इतना सिस्टम बन गया है कि गवर्नमेंट चाह के भी उसको बंद नहीं कर सकती। ओके क्योंकि कहीं पे भी गवर्नमेंट कुछ भी इस तरह का एक्शन लेती है तो रिएक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तैयार है कि आपके बच्चों की लाइफ से खेल रहे हैं। वो बच्चों की लाइफ से नहीं खेल रहे हैं, जी वो बच्चों को सुधारना चाह रहे हैं। जी आपने जो ये बात कही आपको ताज्जुब होगा, अभी भी 3-4 बच्चों का मैटर चल रहा है ओके जो सुप्रीम कोर्ट लगातार उनको बेल नहीं दे रहा है, ओके क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की हरकतें की हैं कैंपस में ये जो टॉलरेबल नहीं है। जी तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो जी उसको सख्ती से कुचल देना चाहिए। जी
यही इलाज है इसका, और कोई इलाज नहीं। सही है। अमूमन देखा जाता है लाइक अपनी पेरेंटिंग जब मैं छोटा था तो अगर मेरे को टीचर्स डांटते थे या फटकारते थे तो मैं डरता था माँ बाप को बताने के लिए कि मेरे को मारे, क्योंकि उल्टी वहाँ पे भी मार वापस पड़ती थी। लेकिन आज में जो नई जनरेशन है उनका पूरा दशा दिशा चेंज हो चुका है। अगर बच्चे को कुछ थोड़ा बोला भी जाता है तो एज अ शिकायत लेके कॉलेज पहुँच जाते हैं या स्कूल पहुँच जाते हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा दशक आपने देखा है और आपने ये सारी चीज़ें फील की है, क्योंकि जो प्रीवियस स्टूडेंट के साथ बिहेवियर था वो आज भी आपके पास आते हैं और आपको थैंक यू बोलते हैं या फिर फीडबैक देते हैं कि नहीं आपकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया। तो क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को हमेशा एक ही कहता हूँ, या तो उस स्कूल कॉलेज में एडमिशन मत कराओ जिसमें आपको विश्वास नहीं। जी अगर आपने उस स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा दिया जिस पे आपको विश्वास है, जी उसके बाद आपको कोई भी बच्चा आपको शिकायत करे तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि एक नेक्सस बनता जा रहा है। मैनेजमेंट कहता है बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा कहता है मुझे पढ़ना नहीं है, टीचर कहता है नहीं पढ़ रहा है तो मुझे तो तनख्वाह मिल रही है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। टीचर्स को भी मैनेज करो, बच्चों को भी मैनेज करो, और पेरेंट्स को भी समझाओ कि भाई आपके हित के लिए हम ये कर रहे हैं। तो 99% पेरेंट्स तो इन चीज़ों को समझते हैं और वो मानते हैं कि भी मैनेजमेंट जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। 1% पेरेंट्स सभी जगह ऐसे होते हैं, 1% जो कोई भी मत के साथ नहीं होते हैं जी चाहे पक्ष हो या विपक्ष, वो हमेशा अलग ही राह पकड़ते हैं। तो उन लोगों से हमें ज़रूर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया है। हम बार बार टीचर्स को ये बताते हैं कि भाई आपको तो स्ट्रिक्टली पेश आना है, आपको अपना कोर्स कैरिकुलम पूरा करना है जी और स्ट्रिक्टली करना है, क्योंकि ये यूथ टीम है, इनको अपना भविष्य भी मालूम नहीं है। जी हम सख्ती से करेंगे काम तो फ्यूचर में वही बच्चे आपके बहुत क्लोज होते हैं कि साहब मेरे को उस समय आपने समझाया बुझाया तो मैं आज अच्छा बन गया। ऐसा कोई स्टूडेंट के बारे में बताना चाहेंगे जो बहुत इस टाइप की एक्टिविटी थी बट आज वो सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं अपनी, ऐसा कोई किस्सा? बेसिकली मैं जनरली डायरेक्ट स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट्स में नहीं रहता हूँ, बट एज अ फर्स्ट बैच में या फिर ऐसा कोई यादगार स्टूडेंट या कोई? मेरे को ऐसा कोई बच्चा, क्योंकि मेरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि मैं डायरेक्ट पेरेंट्स और बच्चों से कांटेक्ट में नहीं रहता हूँ। ओके। उसका कारण ये है कि इतने सारे बच्चे हैं और हम अगर उनके साथ में अगर कांटेक्ट्स में रहना लग जाए जी तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, और प्लस जो भी मेरे से बात करके चला जाएगा एक जी। बार तो वो फिर क्लास में कुछ और ही कंडीशन में पहुँचेगा। वो हायरार्की मेंटेन नहीं होगी और इसलिए वो हायरार्की मेंटेन करने के लिए हम लोग इतना फोकस नहीं कर पाते। जी। पहले बच्चे की जब सीट निकली एमबीबीएस के लिए तो कैसा अनुभव था? देखिए MBBS फर्स्ट की जब हमें परमिशन मिली, आई थिंक सुबह 3 बजे या 4 बजे हमारे पास मेल आया कि आपको परमिशन मिल गई है। जी आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि परमिशन मिली या नहीं मिली, मेरे को ना खुशी होती है ना गम होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल। ओके लोगों को अगर परमिशन मिलती है, मिठाई बांट रहे हैं, खाना कर रहे हैं, मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है, ओके क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरा गोल पूरा नहीं हुआ है, ओके पूरा बाकी रह गया है। तो मैं फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ कि मुझे और आगे क्या करना है। जी तो और क्या होता है कि बहुत संघर्ष के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जी तो उसके बाद कुछ लोग तो उसको बहुत खुशी से मनाते हैं, जी उसको एंजॉय करते हैं। मेरी इस तरह की नेचर नहीं है, ओके मैं बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ। कोई भी अगर मेरा को एकदम 5 करोड़ का लॉस हो गया तो भी आप चेहरे पे मेरे कुछ नहीं देखेंगे, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो भी चेहरे पे कुछ नहीं आएगा। मैं हमेशा नॉर्मल ही रहता हूँ। जी खुशी मेरे को होती नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में आगे से आगे की प्लानिंग चलती रहती है कि ये स्टेप पूरा हुआ, अब मुझे अगले स्टेप पे जाना है। जी तो वो खुशी मुझे नहीं हुई उस समय भी। यही शायद आपको आगे से आगे मोटिवेट करती है इन्हीं चीज़ों को लेके। सर एक आंकड़ा हर बार 3 बार ये आया, जैसे लैंड इशू था तो वो आधी रात को मिनिस्टर साहब ने बुला के सॉल्व किया। जब परमिशन की बात आई कोर्ट वाली हियरिंग उसमें भी आपको रात को, अभी जो आपने परमिशन आई तो ये कुछ स्पेशल कोई एज ए आप व्यास है तो ऐसा कोई टैक्टिक्स है या फिर कोई मंत्र या कोई सीक्रेट जो शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन जी जनरली नाइट में होते हैं। आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेटिक जो भी लिस्ट आती है रात 2 बजे आ रही है, 1 बजे आ रही है, ट्रांसफर्स लिस्ट, जी बहुत सारे डिसीजन रात के अंधेरे में ही होते हैं। ओके तो और मेरा जन्म अमावस में हुआ है, तो मेरे डिसीजन हमेशा रात को ही हुए हैं। क्या बात है सर। और वो रात को हमेशा पॉजिटिव रहे, जी। कभी भी कोई नेगेटिव नहीं रहा है। जी रूरल राजस्थान में डेंटल केयर पहुंचाना ये
सपना जो आपने देखा वो कहीं न कहीं अभी साकार हो रहा है। लोगों का क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि जब दूर-दराज से लोग आते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है, तो एक चेहरे पे स्माइल आती है। जनरली चाहे डायरेक्ट आपसे नहीं मिल पाते, बट जब आप देखते हैं, जब डॉक्टर का थैंक करते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं या फिर जो इंफ्रा बिल्ड किया है, उसके बारे में क्या कैसा फ़ील होता है आपको? आप अगर गांव वालों से कभी-कभी मेरा उनसे जब कॉलेज जाता हूँ तो मुलाकात होती है। जी, ऐसा एडो हॉस्पिटल नहीं देखियो सा क्या बात है। कितो दांत में दर्द हो अटे आवते ही एकदम बढ़िया डॉक्टर आने हाथों हाथ मारे ठीक कर दियो और पया ही घना कौन ला गया। जी, तो वो स्थिति रही है हमारी। जी, और डेंटिस्ट्री को लोग क्या है लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी, हम लोगों की स्थिति क्या है कि दांत जब तक पूरा परेशान करके दर्द नहीं करे जब तक हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। ट्रू। जब असहाय पीड़ा शुरू हो जाती है जब हम जाते हैं कि अब तो इसको ठीक कराना ही पड़ेगा। जी, जबकि सबसे पहले हमें दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले उसको चेक कराना चाहिए। जी, क्योंकि हमें खाने के लिए एक ही सिस्टम है, हम जी, मुंह से ही खा सकते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। जी, अब अवेयरनेस आई है और पर्टिकुलर हमारे यहाँ पे तो जैसे 9 डिपार्टमेंट्स में काम होता है। ओके, हम लोग डेंटिस्ट्री में वो सारे काम करते हैं जो दुनिया भर में काम होते हैं क्या बात है। और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जैसे टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करना है। जी, आप सरप्राइज करेंगे कि हमारे यहाँ पे बच्चों का भी एक डिपार्टमेंट है ओके, जहाँ छोटे बच्चों का भी इलाज होता है। जी, जो दांत बच्चों के दूध के दांत टूट जाते हैं उनको निकालना, या जो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो बचपन से उनको ठीक कैसे करना क्या करना वहाँ तक की केयर होती है। क्या बात है। और ये परसेप्शन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि जहाँ भी कॉलेज होता है वहाँ हॉस्पिटल नहीं होता है। ओके, जैसे डेंटल कॉलेज है तो डेंटल हॉस्पिटल भी है, जी, वहाँ पे सभी तरह के इलाज भी होते हैं। ओके, सेम मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल हॉस्पिटल भी है, जी। वहाँ भी सब तरह के इलाज होते हैं। ऐसा कोई नवाचार जो डेंटल हॉस्पिटल में आपने किया और वो काफ़ी मददगार साबित हो रहा है लोगों के लिए? इसके अंदर मैं आपको बताऊं जो ब्रसल्स का जो काम हमारे यहाँ पे हो रहा है, जी, जो यंग बच्चे बच्ची हैं ब्रसल्स का काम हमारे यहाँ करा रहे हैं, जी, मार्केट से करीब करीब 25% पे हो रहा है। ओके, दैट सेम जिन किसी को भी इम्प्लांट कराना है तो इम्प्लांटोलॉजी में मार्केट से 25% पे हम कर रहे हैं। जी, और ये कम लोगों को मालूम है, जिनको भी पता है वो उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं। जी, प्लस सर्जरी बड़ी से बड़ी डेंटिस्ट की सर्जरी हमारे यहाँ लगातार होती हैं। जी, अगर आपका जबड़ा खराब हो गया है बिखर गया है तो पूरा हम वापस जैसे था पहले जैसा वापस करते हैं। जी, और कई बार लोगों ने देखा है कि दांत किसी के बाहर आए हुए होते हैं, कईयों के दांत अंदर गए हुए होते हैं, तो उसको भी हम ठीक करते हैं, उसको भी हम बाहर लाते हैं वापस। जी, तो डेंटिस्ट्री में जो भी चैलेंजेज हैं वो सारे चैलेंज हम पूरे कर रहे हैं। क्या बात है। डेंटल व्यास कॉलेज के बाद में डीपीएस का क्या थॉट था, किस विज़न के साथ आपने स्टार्ट करने का सोचा? लोग पहले स्कूल खोलते हैं फिर कॉलेज खोलते हैं। जी, मैंने पहले कॉलेज खोला फिर स्कूल खोली। तो मेरा परसेप्शन ये था कि मैं एक ऐसा कैंपस बनाऊं जहाँ पे केजी से लेके पीजी तक की सुविधा हो। जी, और अब हमने ऐसा कर दिया है कि जन्म भी हमारे यहाँ पे होगा और मरण की तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन जी। हॉस्पिटल है तो निधन भी वहाँ पे होगा। मतलब तो स्टूडेंट और पूरी लाइफ मतलब जो कॉलेज लाइफ तक आपके पास ही रहे सारा। हम ये चाहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे वो साथ रहे। क्या बात है सर। और अगर मृत्यु के समय अगर वो बॉडी डोनेट करे जी, तो बॉडी भी वहाँ पे रहे सही है। कि मैं यहाँ से जन्मा, यहीं पे पढ़ा, यहीं पे कैरियर बनाया और वापस बॉडी भी यहीं पे समर्पित कर रहा हूँ। क्या बात है सर। ये संस्कार सर अगर स्कूलिंग टाइम से मिले तो मुझे नहीं लगता कि जो भारत का आने वाला भविष्य है, जोधपुर का आने वाला भविष्य है, वो ज़रूर बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां प्राप्त करेगा। जब स्कूलिंग की बात की जाए तो डीपीएस ही क्यों चुना आपने? लाइक आप खुद का स्कूल भी स्टार्ट कर सकते थे। इसलिए खुद का स्कूल स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन एक ब्रांड इमेज जो होती है जी, उस ब्रांड से आप 2 साल 3 साल चल सकते हो। जी, अल्टीमेटली फिर आपको अपनी पूरी सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जी, ब्रांड आपको लंबे समय तक साथ नहीं चलाता है जी, क्योंकि हमारा एरिया डिफरेंट था, थोड़ा दूर था, इसलिए हमने डीपीएस को चुना। जी, और डीपीएस चुनने के बाद में उसके नाम से हमें सफलता मिली जी, और हम उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाते गए जी। और वो और उसी तेज़ी से आगे बढ़ भी रहा है। एज अ ब्रांड या फिर एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल उनके कुछ एसओपीज होते हैं, उनके फिक्स रूल्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं एज अ ओनर आपने भी कोई नवाचार किए जो काफ़ी इम्पैक्टफुल लगे और इवन जो डीपीएस के हेड्स हैं उन्होंने भी अप्रिशिएशन किया कि नहीं सर ये जो आप कर रहे हैं ये काफ़ी सही है, या फिर ऐसा कुछ किस्सा या कोई
इंसिडेंट आप? डीपीएस सोसाइटी बहुत ही लिबरल और बहुत ही पॉजिटिव लोगों की है जी। क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और जजेज और इस तरह की कमेटीज़ हैं, जी। वो आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं जी। और उनकी ये नेचर है कि उन्हीं लोगों को चुनो जो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी स्कूलिंग दे सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई स्कूल ऑनर जाए कि साहब मैं व्यापार करता हूँ, मैं शेयर बाज़ार का काम करता हूँ, मुझे स्कूल स्टार्ट करना है, तो वो कहेंगे नहीं आप अपना शेयर बाज़ार का ही काम करो, जी। स्कूल आपके लिए नहीं है। जी। वो ट्रू एजुकेशनिस्ट पे ही फोकस करते हैं जी। ताकि उनका एक जो ब्रांड मॉडल है वो बना रहे जी। और डे टू डे वो बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। एचआरडी टीम है उनकी, टीचर्स का बराबर कैसे डेवलपमेंट हो, क्या क्या उसके अंदर प्रोग्रेस हो, लेकिन फ्रीडम बहुत है वहाँ पर, ओके। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट स्कूल्स को मिलता है। आज आप स्कूल मैनेज करें, हज़ारों बच्चे हैं, तो इसको आप प्रेशर में देखते हैं या मोटिवेशन में देखते हैं? देखो बच्चों की स्कूल चलाना बहुत प्रेशर का काम है जी। क्योंकि जो स्कूल आने से लेके जब तक घर नहीं पहुंचता है तब तक एक मन में टेंशन तो रहती है, जी। चाहे टीचर्स को भी रहेगी, प्रिंसिपल को भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं होती हैं या कुछ भी मिस हैंडलिंग हो जाती है, कभी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, कभी कोई सी और की प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को लेके एक छोटे बच्चों को लेके तो हमेशा प्रेशर बना रहता है। जी। बड़े बच्चों को लेके इतना प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। छोटे बच्चे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो बस तक भी उनका ध्यान रखना है, प्लस उनके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ओके। कोई मिस हैंडलिंग नहीं हो जाए, तो घर पे पहुंचने तक तो थोड़ा टेंशन रहता है। सही है। आज आपकी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, सैकड़ों लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो जब टीम मीटिंग्स होती है या फिर अपने टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं या कैसे गाइड करते हैं उनको? क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलना और सेम माइंडसेट के साथ लेके चलना, ये बड़ा चैलेंज है। तो एज़ ए डायरेक्टर आप इसको कैसे देखते हैं? देखो मेरे पास में एक तो क्या है, मेरा ये हमेशा कोशिश रही है कि मेरे साथ में यंग टीम रहे। यंग टीम रहने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं खुद उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। जी। जब भी मैं उनसे मीटिंग करूँगा तो मीटिंग्स में पहले तो मैं खुद की बात करूँगा, फिर उनको जब बोलने का मौका देंगे या उनको जो भी टास्क दिए है वो टास्क कैसे पूरा कर रहे हैं, उस टास्क पे उनको पूरा फोकस्ड रखता हूँ। और यूथ होने से उनमें एनर्जी फुल रहती है, जी। काम करने का पूरा जज्बा रहता है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन हो, कितना ही बड़ा संस्थान हो, उसको चलाने वाले 10-12 लोग ही होते हैं। जी। जो हज़ारों की भीड़ जो अंदर होती है ना, वो सिर्फ काम करने वाली होती है। जी। चलाने वाले 9 लोग ही होते हैं, जैसे अकबर के 9 रतन रहे हैं हमेशा, जी। उसी तरह वो ही 8-10 लोग होंगे जी। जो मैनेजमेंट के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी। तो मेरी ये कोशिश रही है हमेशा कि यूथ को मैंने डेवलप किया तो आने वाले 20-25 साल तक वो अपना इंस्टीट्यूशन सोच के काम करेगा और उसको फिक्स हो जाएगा कि मेरे को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है जी। और वहीं से ब्राउन एंड ब्रॉटअप होके वो बड़ी पोजीशन पे पहुँच रहा है। तो उसके लिए भी आराम है और हमारे लिए आराम है कि एक हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है। जी। और प्लस जो यूथ आएगा उसका चैलेंज अलग है, और ओल्ड एज जो भी लोग हैं जी। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनका माइंडसेट फिक्स है। ओके। उनका माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते। यूथ टीम को हम माइंडसेट चेंज करा सकते हैं जी। कि आपकी गलती यहाँ पे, आप इसको इस तरह से चेंज कर लो। जी। वो चेंज भी कर लेंगे क्योंकि सर्टेन एज के बाद में आदमी अपना माइंडसेट चेंज नहीं करता। सही है। जब एज डिफरेंस की बात करें तो यूथ के साथ आपका समन्वय कैसे बैठता है? लाइक कोऑर्डिनेशन या उनका कोई थॉट होता है या आइडिया होता है, तो आप किस तरीके से देखते हैं उसको? आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मैं बहुत क्लोज हूँ जिन किसी के भी, हमारे यहाँ मेरे यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, जी। लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन है मेरे यहाँ उन ओके। सभी लोगों से। जिस समय मैं डिसिप्लिनरी बात करूँगा तो डिसिप्लिनरी ही बात होगी। अगर उनको कुछ मुझे बताना भी है, कुछ समझाना भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि बड़ी मीटिंग में आके कुछ भी बताएंगे करेंगे। जी। उनके लिए अलग से टाइम है, वो कभी भी आके बताएंगे, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करेंगे। तो उससे क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम भी शेयर हो जाती है और हम क्या डेवलपमेंट नया कर सकते हैं। जॉइंट मीटिंग के साथ साथ हम लोग 1 to 1 मीटिंग भी करते रहें जी। तो बहुत चीज़ों का सॉल्यूशन निकल जाता है। क्या बात है। जब बात की जाए
आपके डेडिकेशन की, जब कोई चीज़ के पीछे आपकी डेडिकेशन के साथ लग जाते हैं, चाहे मीटिंग करनी हो, कोई परमिशन लानी हो या कुछ नवाचार करना हो, तो इंसान है, इंसान के साथ में ऐसे बहुत मोमेंट आते हैं जब लगता है उसको कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं या कुछ और ट्राई करते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा कोई किस्सा आया जिस टाइम आपको लगा कि ये मैं नहीं करता हूँ, फिर कुछ टाइम बाद में वापस उस पे आपने काम किया? देखिए, जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये नहीं करना है मुझे, जी, लेकिन सुबह वापस ही आता है कि नहीं करना है मुझे। क्योंकि आप कितनी कोशिश कर लो, जी, जो आपने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है, उस एस्टेब्लिशमेंट को किसी ने नहीं कहा कि आप ये कीजिए, जी, आपने खुद ने किया है। खुद ने किया है तो आपको इसको चलाना है। तो उसके लिए ना तो शब्द हो ही नहीं सकता। जी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे तो देखना ही नहीं है, और अगर पीछे देख लिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही है। तो इसलिए ये कई बार मन में आसा आता है कि भई आप बहुत ज़्यादा चैलेंज ले लिया है, बहुत ज़्यादा चैलेंज ले लिया है। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन ये थॉट आता है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, इस तरह के लोगों को पढ़ता हूँ, जी, जो मेरी एज ग्रुप के लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ओके, इस शहर के अंदर मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, बाकी बड़े शहरों में जाऊँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ वहाँ पे। क्या बात है। मेरे एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। जी, लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, हमसे जो बड़ा है उसको हम नहीं देखते हैं, हमसे जो छोटा है हम हमेशा उसको देखते हैं। ओके, हमें टारगेट बनाना चाहिए, हमसे जो बड़ा है उस तक कैसे पहुँचे, जी, या उसका एटीट्यूड क्या है, जी, या वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। जी, उस चीज़ों को हम देखें, सोचें, जी, तो अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या बात है। मैंने भी एक बुक में पढ़ा था कि अगर आपको जिनके जैसा बनना है, तो उन लोगों के बीच में बैठना स्टार्ट कीजिए। शायद रतन टाटा, आई गेस मैं सही गेस कर रहा हूँ, या शायद मुकेश अंबानी जी के जो पिताजी है, धीरूभाई अंबानी ने, उन्होंने शायद 5 स्टार होटल के अंदर एक बार कॉफ़ी का कप लिया था, और वो शायद उस टाइम 500 या 600 रुपए की कॉफ़ी थी और वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो एक कप लिया और उन्होंने बोला कि यार मैं 500 रुपए का कॉफ़ी का कप लेके समझना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठते हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक्यांश पे? देखिए, आजकल की जो जनरेशन है, जी, वहाँ पे जाके टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करती है। जी, बाकी पहले इन कॉफ़ी हाउस के ऊपर डिस्कशन होते थे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या-क्या काम करना है, और हम क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात कही धीरूभाई अंबानी जी की, जी, रतन टाटा का मैं आपको एक उदाहरण दूँ। जी, रतन टाटा का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट रहा। जी, अगर रतन टाटा ने आपको कभी भी किसी पार्टी में, आपने रतन टाटा को किसी पार्टी में बुलाया है जी, और वो आपसे इम्प्रेस हुए, और वो उस पार्टी में अगर आए हैं, और अगर वो ताज होटल में हुई है, जी, तो वो पार्टी अटेंड करने करी उन्होंने, और वो अटेंड करके चले गए। जी, उसके बाद जब आप अपना बिल पे करने जाओगे, तो वो कहेंगे कि वो बिल पे हो चुका। ओके, तो रतन टाटा जैसी शख्सियत तो इस देश में बहुत कम है, जी, और उन्हों का अपना एक स्टेटस रहा, जी, और उन्हों जो डीपली वो सोचते थे, जी, उन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। उन जैसा मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रतन टाटा जैसे हों। उनका थॉट प्रोसेस ही अलग रहा है। जी, मेरा एक बार उनके साथ ट्रैवल का मुझे मौका मिला क्या है, बात है। और जोधपुर से एक 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 एयरलाइन चलती थी, इंडियन एयरलाइंस की अलायंस एयर चलती थी, जी, जो दिल्ली से रवाना होके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और फिर बॉम्बे जाती थी। ओके, मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ में कोई एक मिनिस्टर भी ट्रैवल कर रहे थे। जी, तो हम लोग बैठे, और थोड़ी देर में वो रतन टाटा उसी एयरलाइन में इकोनॉमी क्लास में आके बैठे। ओके, तो मैंने उनको कहा रतन टाटा है, उन्होंने कहा रतन टाटा इकोनॉमी क्लास में है और इसमें क्यों बैठेंगे। जी, मैंने कहा मुझे तो लग रहे हैं। हुँ, थोड़ी देर में अनाउंस हुआ, वी आर प्राउड ऑफ कि रतन टाटा हमारे साथ में इसी एयरलाइंस में बॉम्बे जा रहे हैं। जी, अब आप सोचिए, रतन टाटा के पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, सब जी, कुछ है, वो उस एयरलाइंस में क्यों बैठे जिस एयरलाइंस को 4 घंटे लग रहे थे बॉम्बे जाने में। जी, तो कहीं ना कहीं उनका कोई थॉट प्रोसेस रहा होगा जी, कि मुझे इस एयरलाइन को चेक करना है, या इसके अंदर कुछ देखना है। तो वो हर टाइम वो जो भी करते थे उसके पहले उसको विजुलाइज करते थे कि मुझे क्या करना है, जी, कैसे करना है। आज की वो स्थिति नहीं है। आज का व्यापारी या आज का यूथ, आज क्या सब कुछ मिल जाए, वो सब कुछ हाथों हाथ नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जी, और कड़ी मेहनत आजकल के बस की होती नहीं है। आज भी जो यूथ आ रहा है उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है,
वो लेट नाइट जगना, सुबह लेट उठना, जबकि आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो कहता है आपको टाइम पे सो जाना चाहिए, जी, मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो माइंडसेट आपका फिक्स होगा नहीं। जी, तो इंडिया में प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अब प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। जी। जैसे बिज़नेस इनसाइट आपके साइड से मिल रहे हैं, काफ़ी मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ। तो एक इंटरव्यू मैंने सुना था, अडानी जी का था, तो उनको किसी ने पूछा कि सर एज़ अ बिज़नेस ओनर पूरा पैक शेड्यूल रहता है, सुबह से शाम तक मीटिंग्स होती है, डिसीजन लेने होते हैं, तो कैसे देखते हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि मैं सुबह 10-11 बजे ऑफ़िस जाता हूँ, फाफड़ा जलेबी खाता हूँ, उसके बाद में मैं एक मीटिंग करता हूँ और उसके बाद में 1-2 बजे के बाद में मैं अपनी पोती के साथ खेलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर फिर कैसे मैनेज होता है कि मैं अपनी टीम में सारे प्रोफेशनल लोग हायर करता हूँ और बेस्ट पीपल्स को हायर करता हूँ और वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, डिसीजन सारे वही लेते हैं। मेरा काम है उनसे सिर्फ मीटिंग करना और कैसे चल रहा है और नए आइडियाज़ को शेयर करना। तो एज अ बिजनेस ओनर आप देखते होंगे आसपास में सब कुछ खुद कर रहे हैं, सेल्स खुद कर रहे हैं, किसी को हायर करने से पहले सोच रहे हैं कि नहीं इनको क्यों सैलरी दूँ, मैं सब कुछ खुद ही कर लूँ। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए वो लोग हैं जिनका गोल बड़ा नहीं है। ओके। जिनका गोल बड़ा होता है वो बड़ा काम कर सकते हैं। एक डॉक्टर्स को अगर कह दिया जाए कि भाई तेरे को मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो वो नहीं खोल सकता, क्योंकि उसको रोज़ सुबह जो 300 रुपये 300 रुपये की जो फीस आ रही है ना, वो उसको नहीं छोड़ सकता। ओके। जिसने उस फीस को छोड़ दिया वो तो बड़ा आदमी बन गया, और जिसने उस फीस को नहीं छोड़ा वो वहीं तक सीमित रह गया। तो एक बिल्कुल छोटा लाभ छोड़ोगे तभी बड़ा लाभ होगा, और वो छोटा लाभ छोड़ने के लिए आपको अपनी डेडिकेटेड टीम के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा और टीम पे विश्वास करना पड़ेगा। हम लोग क्या, जो बिजनेसमैन हैं जो पुराने, वो अपनी टीम पे विश्वास नहीं करते हैं, जी। हमेशा उनको संदेह की नज़र से देखते हैं। वो क्यों देखते हैं कि वो टीम जब आपका काम करती है तो उनके खिलाफ पैरेलल एक टीम चलती है जी। जो आपको आके समझाती है कि साहब ये गलत कर रहे हैं, और हम उन्हीं को सुनना शुरू हो जाते हैं। ओके। हमारा ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम उनको सुने नहीं। जो हमने टास्क दिया वो टास्क पूरा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। इसमें पर्टिकुलर मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मालिक कभी चोर नहीं होना चाहिए। ओके। काम करने वाला अगर चोरी कर रहा है तो सक्सेस हो जाएंगे, कि मालिक अगर चोरी करेगा तो बहुत बड़ा चोरी करेगा, जी। और काम करने वाले ने अगर चोरी की तो वो छोटी मोटी होगी, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। सही है। मालिक की बहुत बड़ी रेंज है। क्या बात है। तो जब हमने उनको छोड़ दिया, छोटा मोटा अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया तो उसको इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शुरू से जब पॉडकास्ट की अपनी जर्नी से अभी शुरू की, अपन ने बात करनी शुरू की, तो कहीं ना कहीं एक जो डिसीजन था, लाइक आप रॉबस्ट रहें, अगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का हो या पॉलिटिशियन से मिलने का हो, परमिशन लानी हो या कोई भी चीज़ें, तो आप एक निडरता के साथ एक जवाब देते हैं या ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं सोचते कि शायद ये बात किसी को कड़वी लग जाए या क्या थॉट सोचेगा। एक डायरेक्ट डिसीजन सुनाते हैं या कोई बात बोलते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? लाइक मुझे ही पर्सनली बताऊँ तो मुझे काफ़ी सही लगा कि जो है क्लियर है, साफ शब्दों में, कोई बोलते हैं ना चाशनी में लिपटी हुई बातें नहीं है। आपको बुरा लगे सही लगे, मेरा पक्ष ही है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसके लिए आपने जो डिसाइड कर लिया, मेरा लाइफ का बिल्कुल फंडा क्लियर है। क्योंकि जब आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को सीधा चुनौती दी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ, जबकि आपको पता है कि वो आज नहीं तो कल एज अ लीगल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कॉलेज के ऊपर कुछ भी इशू खड़ा कर सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने सीधा धमकी दे रहे हो आपकी मैं तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ वरना परमिशन दो। लाइक ये चैलेंज और ये निडरता कैसे? इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस स्पीड से आगे बढ़ते हो उसी फोर्स से आपको पीछे खींचने के लिए लोग तैयार रहते हैं। क्या बात है। उस स्पीड को आपको ही मेंटेन करना है, जी। अदरवाइज पीछे खींचने के लिए लोग तैयार बैठे हैं आपको। जी। और जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, जी। मेरा ये नहीं है कि आप जाते ही किसी से फाइट ही कर रहे हो। जी। आप अपना प्रोजेक्ट प्रेम से समझाओ, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ के भी नहीं समझते हैं, उनको फिर दूसरे तरीके से समझाना होता है, जी। और वो अगर आपने नहीं समझाया तो आप पिछड़ जाओगे, सही है। और पिछड़ गए तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। सही है। तो वो चैलेंज तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और मैं देख रहा हूँ इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी यही हालात हैं। ओके। आज लोग ट्रम्प को पागल भले ही कह रहे हों, जी। वो बहुत शार्प है और बहुत समझदार है जी। कि किसको कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो जिसको भी कोई डिसीजन लेना है आसानी से, तो अब जो हालात हो गए उसमें आसानी से कोई भी काम होने वाला नहीं है। जी। आपके सामने नरेंद्र मोदी जी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी उदाहरण है जी। कि योगी जी के पहले कभी बुलडोजर नहीं चला, सही और योगी जी के आने के बाद बुलडोजर चला तो देश भर में बुलडोजर चला,
क्यों? ऐसा तो कोई कानून नहीं था, उन्होंने बनाया। तो इस देश में इतनी फ्रीडम है, जो आप जैसा करना चाहो जी। कर सकते हो। जज्बा आपका होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। सही बात है सर। आम जनता का पैसे को लेके काफ़ी परसेप्शन गलत है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है मतलब इसने गलत काम किए होंगे, या फिर पैसे को लेके बोलते हैं कि सही सही ढंग से आप पैसा कमा ही नहीं सकते, कुछ उल्टा-सीधा किया होगा। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? या फिर उन ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पैसे की लाइफ में क्या वैल्यू है? बेसिकली पैसे की उतनी ही वैल्यू है कि जितनी आपको ज़रूरत है। जी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास पैसा आ गया, तो आपके दिमाग पे सर पे चढ़ के बोलेगा और आपको तमाशबीन बनाएगा। जी। और मेरे लाइफ में तो हमेशा ये रहा कि आगे से आगे मेरे प्रोजेक्ट्स रहे, तो मैं हमेशा उसको मेंटेन करने में ही लगा रहा। जी। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे के लोग लेके बहुत ज़्यादा फ्रीडम रही हो। ओके। और सक्सेस बिजनेसमैन वही है जो हमेशा पैसे का सदुपयोग करे, जी। ना कि उसका दुरुपयोग करे। जी। हमारे देश में कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने पैसे का मिसयूज किया, तो आज देश छोड़ के भाग चुके। सही बात है। कि जिन लोगों ने पैसे का सदुपयोग किया, वो बहुत आगे बढ़े और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कि लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, अगर उसको आपने सोच समझ के रख लिया तब तो रह जाएगी, जी। और अगर उसको उड़ाया तो खर्च करने के तो 10 तरीके हैं। क्या बात है। इसलिए हम जितना सरल और सिंपल ज़िंदगी जिएंगे, जी। उतना ही आपको माइंडसेट भी ठीक रहेगा और एक सिस्टम भी आपका ठीक रहेगा, हेल्दी सिस्टम भी रहेगा। जितना ज़्यादा आप दिखावा करेंगे, जितना ज़्यादा फिजूल खर्ची करेंगे, वो आपके कहीं ना कहीं हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा। क्या? और सबसे पहले कोई भी काम करें, मस्ट है हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जी। तो आप कुछ भी काम कर रहे हो सब वेस्ट है। आशा भोसले का एक स्टेटमेंट आया था, सॉरी लता मंगेशकर जी का एक स्टेटमेंट आया था कि आज मेरे पास एक बंगलो है, आलीशान दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें हैं, बेहतरीन साड़ियाँ हैं, पूरी ज्वेलरी है, लेकिन शायद मैं इन सब का भोग नहीं ले पाऊंगी। मैं शायद उनमें पूरा एक स्टेटमेंट और पूरा एक न्यूज़ में भी आर्टिकल आया था कि समय रहते हेल्थ का ध्यान रखें और उन चीज़ों को अगर आपको प्रयोग में लेना है, चीज़ें करनी है, सही टाइम पे कर लीजिए, वरना बाद के भरोसे फिर चीज़ें रह जाती है। ये बिल्कुल सही है आपका कहना जी। कि मैं जिस समय पैसे कमा रहा हूँ, हुँ। उस समय अगर हेल्थ का मैंने ध्यान नहीं रखा, जी। और जब मैंने पैसे कमा लिए और जब मैं उसका पैसे का यूज़ करना चाहता हूँ, तो अगर मेरे पास 20 यूँ बीमारी है, तो फिर मेरे को परेशान होना पड़ेगा कि इस पैसे का अब मैं क्या करूँ। सही बात है। तो हेल्थ के साथ वेल्थ और हेल्थ दोनों पैरेलल चलते रहने चाहिए। सही है। आप उतना ही काम करो, उतना ही दिमाग पे लोड लो जितना दिमाग आपको लोड ले सकता हो। क्या बात है। लेकिन ऐसा भी मत करो कि बिल्कुल लोड ले ही नहीं कि साहब मैं बीमार हो जाऊंगा। बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश में आपको ताजुब होगा कि दिमाग का लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जी। और जब से ये व्हाट्सएप रील्स वगैरह आए हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम सब उसके ऊपर कर रहे हैं। जी। तो होना ये चाहिए कि हम मैक्सिमम यूज़ करें दिमाग का, जी। कि दिमाग भी तो खाली बैठा है ना। जी। वो दिमाग खाली दिमाग तो शैतान का घर है। सही है। तो आप पॉजिटिविटी रखोगे तो दिमाग भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा। जी। कहते हैं सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन है जिनकी वजह से आपकी बैकबोन स्ट्रांग है, या फिर अगर कोई थॉट के पीछे आपका डिसीजन नहीं होता है तो उनका सहयोग मिलता है? कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली क्या मैंने देखा है कि बिजनेसमैन जो भी हैं, चाहे यंग बिजनेसमैन है, चाहे ओल्ड बिजनेसमैन है, या पारिवारिक रूप से जो भी बिजनेस चला रहे हैं, जी। वो महिलाओं को बिल्कुल भी आगे नहीं ला रहे। जी। और आपके साथ में अगर पैरेलल एक लाइफ में कोई आपका साथी है, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, पहले तो वाइफ ही होगी, आपके बच्चे जी। तो बाद में आएंगे। अगर आप उसको साथ में रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जितना स्ट्रांगली वर्क कर सकते हैं, उतना स्ट्रांगली वो वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लेडीज़ का माइंडसेट डिफरेंट होता है, जेंट्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है। लेकिन आप उनको साथ में रखेंगे, बराबर साथ प्रमोट करेंगे, तो वो भी आप जैसे बन सकती हैं। 100% नहीं तो 80% तो बन ही सकती हैं। जी। तो मैंने भी जैसे हमारे बच्चे थोड़ा बड़े हुए, हुँ। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा आपको भी कॉलेज स्कूल संभालना चाहिए, जी। क्योंकि उनको क्या लगता था कि ये कॉलेज में क्या करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, टाइम पास होता होगा ऐसा। जी। जब जाके देखा, जी। जब काम किया, तो लगा ये तो बहुत बड़ा काम है, कोई आसान काम नहीं है। जी। लेकिन आपको काम
पे आपने लेडीज़ को, आपकी वाइफ को लगा दिया, लेकिन अगर आपने उनको फ्रीडम नहीं दी जी तो लगा के भी नहीं लगाया। मेरा इसमें हमेशा रहा कि पूरी फ्रीडम है, जी आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लो, जी इंडिपेंडेंट काम करो। पैरेलल मनीष व्यास की तरह बन के आप काम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एक अच्छी पोजीशन अचीव कर सकते हो। जैसे कि आशा मैम है जो वाइस चेयरमैन है, तो उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, परफेक्ट, उन्होंने बिजनेस को जिस तरह से सीखा है जी या जिस तरह से काम करना चाहिए जी वो काम किया है। जी और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी एब्सेंस में काफ़ी हद तक वो उस काम को डील कर लेती हैं जो सेकंड कोई भी आदमी चेक करे वहाँ पे। जी और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि मेरे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो शायद मेरे से ज़्यादा उनसे बात करने में कंफर्टेबल क्या है। बात है, और वो कंफर्टेबल होने का कारण ये है कि वो उनको प्रॉपर डील कर पा रही सही है। है। मतलब ये आपके लिए तो प्राउड मोमेंट होगा कि मेरी टक्कर के कोई है तो मैम है। नहीं, नो, 100%। मैं तो इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि जी मैंने जिसके साथ शादी की है जी उसको अगर मैं मेरे पैरेलल खड़ा कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? सही बात है। होना भी चाहिए। भाई, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस आपकी वाइफ या आपकी जनरेशन ही चलाएगी। जी और लोग ऐसे हैं कि वाइफ को घर में रखते हैं, उनको पता ही नहीं हो बिजनेस क्या हो रहा है, सही है। और कभी उनसे कोई पूछ लो तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं हो। जी तो वो तो हमेशा जो भी पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं जी उनको पैरेलल बिजनेस में लगाना चाहिए सही है। ताकि उनका माइंडसेट फिक्स रहे और फालतू की पार्टी वार्टी इधर उधर की कानाफूसी उसी में सब दिमाग खत्म हो जाता क्या है। बात है। जब जनरेशन की बात करें तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या कर रही है अभी और क्या गोल के साथ आप उन्हें अग्रसर कर रहे हैं? अभी मेरा सन है सौरभ, जिसने कनाडा से ग्रेजुएशन की है ओके, और जस्ट मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है। क्या बात है। तो वो मेडिकल कॉलेज में हमने उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है ठीक है। और वो जल्दी ही जिस तरह से काम कर रहे हैं जी मुझे लगता है आने वाले टाइम में जी अच्छा प्रमोट करेंगे और इंस्टीट्यूशन को बढ़ाएंगे। क्या बात। कि बाहर से जो सीख के देख के आए हैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। जनरली क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स थोड़े से टिपिकल होते हैं अपने बच्चों को बिजनेस में इन्वॉल्व करने से पहले। अगर वो करते भी है तो उसको परमिशन नहीं दी जाती है, रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, हर चीज़ में टोका जाता है कि नहीं तुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं करता हूँ। ये आपने अगर अपने सन को कोई काम दिया है जी और इंडिपेंडेंटली दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉस होने वाला है। और अगर आपको घाटा हुआ या असफल हुआ तो आप समझ लो सफलता वहीं से शुरू होनी है। क्या बात है। अगर आप असफल ही नहीं हुए तो सफल कैसे होंगे? सही बात है। और आप सरप्राइज करेंगे कि उसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है तो बहुत कम डिस्कशन करते हैं हम आपस में। जहाँ तक हो सके उसको कहा निर्णय लो अपना। क्या बात। और निर्णय लेना एक बार जिसने शुरू कर दिया जी वो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से निर्णय ले सकता है। जी ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि आजकल के भी पेरेंट्स बच्चों को पूरी फ्रीडम नहीं देते हैं, जी डोरी अपने हाथ में रखते हैं और फ्रंट में उसको कर देते हैं, जी। लेकिन वो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। आपने जिक्र किया कि एक कंपनी को सिर्फ 10-15 लोग चलाते हैं जो उनकी कोर टीम होती है, बाकी सिर्फ जॉब करने आते हैं। तो ऐसी कोई कोर टीम जो शुरू से आपके साथ है और कदम कदम पर आपके विजन के साथ उन्होंने अपना 100% दिया, जो टाइम क्लॉक के हिसाब से काम नहीं करते कि 9 to 6 नहीं, अगर सर ने मेरे को कोई काम दिया है तो मैं चाहे देर ना लेट नाइट तक हो, मैं उसको कंप्लीट करूँगा और सर के आगे ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ टीम के बारे में बताना चाहेंगे या फिर शेयर करना चाहेंगे? इस तरह की टीम है। कुछ लोग मेरे साथ में 25 साल 25 ईयर्स से मेरे साथ हैं। क्या बात है। कुछ लोग 10 साल से साथ हैं, कुछ लोग 15 साल से साथ हैं और वो फुल्ली ऑथराइज हैं, वो कुछ भी करें। जी अगर उनके कहने से कोई लॉस भी हो गया जी तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जितना पॉजिटिवली काम कर रहे हैं हो सकता है उनसे कभी कोई डिसीजन गलत रह गया हो तो उनको फ्रीडम दे रखी है। और क्योंकि पहले छोटा काम था अब बड़ा हुआ है, अब और बड़ा हो रहा है, तो टीम में जो कोर टीम बनी हुई है वो टीम और बड़ी होती जा रही है जी और अलग अलग कॉलेज के अलग अलग टीम मेंबर्स हैं। वो टीम मेंबर्स इस तरह से ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे वो उनका खुद का काम है, उनका पर्सनली काम है। जी वो टाइम को नहीं देखते हैं कि मेरे को कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना है। इवन कि वो इतने अलर्ट मोड पे रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या कोई एकदम अचानक कोई काम हुआ है तो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे कि उनको कैसे आगे इसको ओनरशिप बढ़ाना है। लेके एज अ खुद की कंपनी समझ के वहाँ डिसीजन क्या बेस्ट हो सकता है कंपनी के लिए वैसे लेते हैं। तो बिल्कुल वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों के जब इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के या यूनिवर्सिटी के,
तो आप लोगों को नहीं मालूम है कि इंस्पेक्शन कैसे होता है। सुबह 4 बजे तक इंस्पेक्शन होते हैं ओके, और वो कोर टीम सुबह 4 बजे तक भी पूरा वहाँ सुबह से पे, लेके शाम तक वो जी, पूरी रात। सुबह 9 बजे से दूसरे दिन 4 बजे तक काम कर रही है। और आप सरप्राइज करेंगे कि फिर वापस वो दूसरे दिन 10 बजे वापस ऑफिस में है। क्या बात है, और बिना बिना किसी शिकायत के कोई ही। शिकायत के नहीं और कोई शिकन के नहीं। क्या बात है। इस तरह से कि भाई हमारा काम है, हमें ये काम करना है। जी, तो उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि उनका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा सही है। और वो हमेशा मेरे से ज़्यादा, आपको ताज्जुब होगा कि उनको लोग पहचानते हैं, क्या बात, उनका नाम ज़्यादा चलता है मेरे से ज़्यादा, सही है, क्योंकि मेरे तक तो कोई आ नहीं सकता। सही है। तो वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो ज़्यादा डिसीजिव हैं और लोग तो कई बार ये मानने लग जाते हैं कि यही लोग हैं सब कुछ, और हकीकत में वही लोग हैं सब। और शायद एज अ बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा बेस्ट शायद यही होता है कि उनके बिना उनकी कंपनी चल रही है, उनके बिना उनकी टीम डिसीजन ले रही है। क्योंकि जब मैं इसको शायद अलग वे में बता रहा हूँ कि जब लाला कंपनी बनती है तो सारा डिसीजन लाला के पास होता है कि यहाँ पे पानी के कैंपर कौन लाएगा, यहाँ पे ये बड़ी डील कौन करेगा, सब चीज़ें वो ही करता है काउंटर पे, वो गल्ला नहीं छोड़ पाते और उसकी वजह से शायद बड़ी कितना भी बड़ा बिजनेस बनाना हो वो बना ही नहीं पाते। और जब आपकी टीम सारा हैंडल कर लेती है तभी आपने रियल बिजनेस बिल्ड किया। नहीं सर, कहते हैं कि एक इंसान की लाइफ में माता पिता का रोल होता है, वाइफ का रोल होता है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो शायद फिल्टर्ड हो जाते हैं, कुछ हद तक उन्हें चीज़ें बता पाते हैं माँ बाप को या फिर अपनी वाइफ को। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों की जो टपरी होती है या फिर उनका जो ग्रुप होता है वहाँ डिस्कस होता है। तो शुरू से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मित्र रहे हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया या फिर कुछ आइडिया शेयर किया तो एग्जीक्यूशन में हेल्प मिली कि नहीं भाई सही कर रहे हो आप, करो इसको हो जाएगा। मेरे साथ में जो भी मेरे दोस्त रहे हैं, जी, इसके लिए स्कूली लाइफ में तो जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आए जी, उसी लेवल के दोस्त थे, वो अलग अलग छट गए। जी, जब हमने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस ग्रुप्स में जो भी मेरे दोस्त बने वो हमेशा मेरे लिए पॉजिटिव रहे, ओके, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ मैंने कोई भी काम किया तो उनको किसी भी रूप में, जहाँ भी उनकी जैसी भी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने पूरी मदद की, पूरा सपोर्ट किया। और आज भी वो उसी सपोर्टिंग स्टाफ, सपोर्टिंग साथी के साथ में मेरे साथ में है। जी, तो मुझे कई बार बहुत सारी चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है कि हाँ मेरे साथ में कुछ लोग हैं, जी, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई जी, तो वो कुछ भी किसी भी हद तक जाके मेरी मदद करेंगे। क्या है? और होता भी है इसमें। आपकी अगर एक कोर टीम के साथ साथ एक बिजनेस की कोर टीम अलग होती है, जी, वो अगर आपकी स्ट्रांग टीम है जी, जो आपको हर जगह आपकी मदद कर रही है, जी, तो वो सक्सेस में कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी रहना बहुत आवश्यक है। जी। मैंने कई बड़े बिजनेस मैन से जब बात की है, इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उनमें एक कॉमन चीज़ और कॉमन पैटर्न नोटिस किया है क्योंकि मल्टीपल एमएनसीज़ में मैंने भी जॉब किया है। तो कुछ टीम मेंबर्स जो होते हैं, जो रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से होते ही नहीं है, उनका कोई मेन रोल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसीजन लेना है या फिर कोई भी चीज़ों का, लेकिन वो लोग होते हैं और वो स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए होते हैं। कुछ लीगल लफड़े हो तो वो हैंडल करते हैं, आप तक बात नहीं पहुँचने देते हैं, या कुछ जुगाड़ू टाइप के इंसान की कहीं पे भी कुछ भी इशू हो, इनको बताओ वो हैंडल कर लेते हैं। तो आपकी टीम में भी ऐसे कोई लोग हैं? हमारी टीम में सभी तरह के लोग हैं। ओके, मैन हैंडलिंग करने के लिए अलग टीम होती है, जी, ब्यूरोक्रेट हैंडलिंग करने के अलग हैं, जी, बैंकिंग करने के लिए अलग है। ओके, वो सब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग हैं। जी। जब स्विच ऑन करते हैं वो स्विच ऑफ ऑन हो जाता है, और जब स्विच ऑफ करते हैं वो ऑफ हो जाता है। सीक्रेट्स है ना लाइक आपकी? उन लोगों को सब मालूम है कब क्या करना है, जी, और वो उसी स्पीड से काम करते रहते हैं। जी। अभी जो व्यास डेंटल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, स्कूल भी चल रही है, नेक्स्ट मिशन क्या है? मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में नहीं बनाया, हमने जो व्यास मेडिकल कॉलेज और व्यास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो स्टार्ट किया है जी। जोधपुर में, हम्म, ये बहुत बड़ा डिसीजन था जोधपुर के लिए, क्योंकि जोधपुर में इससे पहले इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना या देखना एक सपना था, जी, और जिस सपने को हमने साकार किया है उसमें मेरा परसेप्शन ये है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बाहर से इलाज करने लोग आए। हम लोग बहुत बहुत जल्दी मेडिकल टूरिज़्म में जा रहे हैं। ओके, मेडिकल टूरिज़्म में इंटरनेशनल पेशेंट आएंगे, उनका यहाँ पे इलाज होगा, और भी जितना डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इस पूरे वेस्ट पार्ट के अंदर कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। ओके, जिन हॉस्पिटल्स को हम जोधपुर में हॉस्पिटल्स कहते हैं, जी, वो हम बड़े शहरों में जाएंगे तो वो डिस्पेंसरीज हैं, ओके, और डिस्पेंसरीज के कारण ही यहाँ पे जोधपुर में कोई कॉरपोरेट लेवल का हॉस्पिटल नहीं आया। जी, तो हमने जिस तरह से उसको बनाया है, बिल्ड किया है, जी, तो जस्ट लाइक ए कॉरपोरेट हॉस्पिटल है,
एज वेल एज वो नॉर्मल लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोगों की वहाँ पे एंट्री नहीं हो। अगर इंफ्रा के बारे में डिटेल में बताएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या फैसिलिटीज़ है तो हमारे पास में वो सारे इलाज हो रहे हैं जो देश में कहीं पर भी हो सकते हैं। ओके। हमारे पास में लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट मशीनें हैं और वाइड रेंज ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है। हार्ट से रिलेटेड, यूरो से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, जो कोई भी काम हो, ऐसा कोई काम नहीं जो यहाँ नहीं हो सकता। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, धीरे धीरे हम किडनी रिप्लेसमेंट वगैरह का भी सब काम करेंगे। एक नोबल वर्क जो हमने कर रखा है, जिस दिन से अस्पताल शुरू हुआ उस दिन से मेरा ये मिशन था कि कोई एक नोबल काम हो। ओके। तो सबसे पहले तो हमने हमारा जो एरिया है झालामंड, जी। उसको गोद लिया कि वहाँ के लोगों के लिए हम मुफ्त इलाज कराएंगे। क्या बात है। फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर हम जाते हैं तो डिलीवरी के लिए बहुत लाइन लग रही है, बहुत परेशान हो रही हैं महिलाएं। जी। तो हमने ये कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पे नॉर्मल सिजेरियन कोई भी डिलीवरी होगी वो निःशुल्क होगी। क्या बात है। और ये 2-3 साल हो गए नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। और उसका कारण ये रहा कि जहाँ जहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में परेशानी हो रही थी, उस जी। परेशानी को अब दूर करना था मैं। तो नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी हमने स्टार्ट की निःशुल्क। उसका लाभ ये मिला है महिलाओं को कि हमारे यहाँ पे 75% अब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सिजेरियन नहीं हो रही। क्या बात है। क्योंकि जो भी लेडीज़ डॉक्टर्स जो काम कर रही हैं उनको मालूम है उनकी सैलरी फिक्स है। जी। तो वो जहाँ तक कोशिश हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल है, फ्री हो रही है। अदरवाइज़ हम कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसको भी सिजेरियन में वो कर देते हैं कन्वर्ट, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। हमारा वो परसेप्शन नहीं रहा, क्योंकि हमारा परसेप्शन ये है कि आम लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इसलिए हमारे यहाँ पे लगातार डिलीवरी बढ़ रही है, और लेडीज़ डिलीवरी बढ़ने से अदर डिपार्टमेंट्स भी बहुत तेज़ी से क्या बात। डेवलप होते जा रहे हैं। तो जो सोसाइटी को आप गिव बैक दे रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज़ और वो भी निःशुल्क दे रहे हैं, तो डर नहीं लगता कि मार्केट में और जो कंपटीशन है उनके लिए कोई चैलेंज कि आप सारा बिजनेस वहाँ जा रहा है और सारी चीज़ें, और ऐसे डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं हर तरीके से ऑब्वियस सी बात है, सब एक मेडिकल हॉस्पिटल है वो एक बिजनेस रन करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा टारगेट तो आप ही कि ये तो फ्री कर रहे हैं, कल को दिन और कुछ कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे। ये मैंने आपको कहा ना, यहाँ हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं। ओके, आप उन्हें यहाँ हॉस्पिटल पे नहीं समझते हैं। यहाँ जी। तो डिस्पेंसरीज है, तो हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। ओके। कंपटीशन तो जब होगा जब हमारे लेवल का हॉस्पिटल होगा। ओके। उस लेवल का हॉस्पिटल नहीं है। ओके। प्लस हमारा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। जी। एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में और एक नॉर्मल हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क होता है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में मैक्सिमम पेशेंट वर्क होता है, और नॉर्मल हॉस्पिटल में पेशेंट वर्क तो होता है जी। लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होता है। हम लोगों का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, जबकि जो आदमी प्योरली हॉस्पिटल खोल रहा है जी। वो अगर पैसे कमाने का नहीं सोचेगा तो हॉस्पिटल रन कैसे करेगा। जी। क्योंकि हमारे साथ में तो मेडिकल कॉलेज भी है, इसलिए हम लोगों की मेंटलिटी डिफरेंट है और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल की मेंटलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। करंटली अभी आप 3 इंडस्ट्री मैनेज करते हैं, कहते हैं कि एक बिजनेस ओनर एक इंडस्ट्री में बेस्ट हो सकता है या फिर इसको स्केल कर सकता है, लेकिन आप तीनों में अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को डील करते हैं? सारा चीज़ें आप करते हैं या फिर आपके नीचे प्रोफेशनल्स है हर एक इंडस्ट्री के? हमने प्रोफेशनल्स लगा रखे हैं। जनरली हम मेरा ये सिस्टम रहा है कि जहाँ जहाँ पे जो जो प्रिंसिपल्स हैं, जी। डीन्स हैं, वो उस कॉलेज को प्रॉपरली मेंटेन करें। जी। हम लोग सिर्फ उनसे फीडबैक लेते हैं और क्या डेवलपमेंट करना है उसके अंदर, जी। और कैसे डेवलप हो, जी। उसी पे फोकस करते हैं। डे टू डे हमारा कोई इंटरव्यूइंग नहीं रहता वहाँ पे। ओके, तो हर एक ब्रांड का या कंपनी का एक हायरिंग सिस्टम होता है, तो आपका हायरिंग का सिस्टम कोई सीक्रेट है? जैसे आप यंग लोगों को ज़्यादा हायर करते हैं, इसके अलावा भी क्या चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस या आग? मेरे को एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है। Okay. मेरा है कि काम कितना कौन कर सकता है, उसमें काम करने का जज्बा कितना है। मेरे पास कुछ ऐसा स्टाफ है जिनको मैंने इंटरव्यू लिया, जब किसी और ने इंटरव्यू लिया, जी। उनमें इतना पोटेंशियल नज़र आया जो उस समय वर्क करते टाइम नहीं था। ओके। लेकिन 2 साल 3 साल में ड्रास्टिक चेंज आया। वो इतने कैपेबल हो गए और वो किस लेवल पे काम कर सकते हैं जी। कि उनको खुद को भी नहीं एहसास होगा कि हम इतना भी चेंज कर सकते हैं। सही है। सबकी लाइफ का एक दौर आता है जिसमें वो सबसे वीक हो जाता है या फिर सबसे कठिन दौर कह सकते हैं, तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा दौर और उससे कैसे निकले आप?
मेरा हर दिन कठिन ही रहता है, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब कठिन नहीं रहा हो। जी। उसका कारण ये है कि हर दिन कोई ना कोई नया एसोसिएशन, नई प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। तो ऐसे में कभी भी मैं रिलैक्स होके रहा हूँ, जी। वो मेरे को इतने टाइम से हो गया, कभी मैंने अपने आप को रिलैक्स तो नहीं महसूस किया। सर आपके सेंटेंस से ये गूज बम हो रहा है और ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जिन्होंने कभी, क्योंकि आपसे पहले मल्टीपल पॉडकास्ट में मिनिस्टर्स आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, ऑफिसर्स आए हैं, लेकिन सब ने अपनी अपनी लाइफ जर्नी बताई है, स्ट्रगल, मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लाइक ट्रू है सर, हेड्स ऑफ यू। बहुत कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा और मेरी लाइफ में, और हमारी जो ऑडियंस देख रही है वो काफ़ी इंस्पायर होगी इन चीज़ों से। कैसे मोटिवेट करते हैं सर ये सारी चीज़ें आप? मेरा तो एक ही, स्वामी विवेकानंद ने जो कही है बात, जी। अगर सब लोग उसको धारण कर लें तो मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं है। क्या बात है। उठो, जागो, और जब तक दौड़ते रहो जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। क्या बात है। बुक्स का काफ़ी जिक्र किया, ऐसी कोई बुक्स जो रिकमेंड करना चाहेंगे या जिन बुक्स की वजह से आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट आया? मोटिवेशनल बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, जी। स्वेट मार्डन से लेके विवेकानंद की। जी। इनको पढ़े ही नहीं, इनको धारण करें, ग्रहण करें। क्योंकि कहते हैं ना, मोटिवेशन थोड़े टाइम तक रहता है, सुबह आप मोटिवेट हो, शाम तक वापस वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो लाइक मेरे साथ भी ऐसा होता है और नॉर्मली ऑडियंस के साथ भी होता है। वो सेल्फ मोटिवेट रेगुलर कैसे रहे? नहीं, वो मैंने कहा ना, विवेकानंद की ये लाइन हमेशा याद रखो, उठो जागो, तब तक मत रुको, तब तक जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। क्या बात है। और एक लक्ष्य हासिल हो जाए, दूसरे लक्ष्य पे लग जाओ। जी। कहते हैं ना कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि जब आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, जनरली एक छोटे शहर से जब आप ग्रो करते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे हद तक रहे, जब मेरी सीमाओं से बाहर जाए मतलब फिर वो जेलस हो जाते हैं। तो जोधपुर के लोगों ने आपको सीरियस लेना कब शुरू किया कि यार ये आदमी अब रुकने वाला नहीं और ये जो करेगा उसमें बेस्ट ही करेगा? आपको परिवार से लेके जी। और शहर में कभी भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ओके। क्योंकि आप सेल्फ मेड हो। और सेल्फ मेड जो भी होता है उसको रिकॉग्नाइजेशन खुद को ही मिलता है, किसी और से कभी नहीं मिलता है। जी। उसको सेल्फ मोटिवेटेड ही रहना पड़ता है हमेशा कि मैं ये कर सकता हूँ। और प्लस जितना आपका विरोध हो रहा है, जी। आप समझ लो आपकी प्रोग्रेस हो रही है। क्या बात है। आपकी जितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसका मतलब आप सक्सेस हो रहे हो, जी। क्योंकि चर्चा उसी की होगी जो आगे बढ़ेगा। जी। और रही बात सेल्फ मोटिवेट होने की, तो आपके पास में इतना टास्क रहना चाहिए कि आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। डेफिनेटली सर, ये विजन और ये थॉट जो इंसाइटफुल है, मतलब हर एक, मतलब मुझे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सारे बिजनेस लेसन है। अगर आपको बिजनेस में चीज़ें करनी है तो ये बुक्स कौन सी पढ़नी है, क्या मोटिवेट करती है, डीमोटिवेट कैसे करना है, बिजनेस में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए तो कैसे डील करना है, कॉलेज से रिलेटेड, मतलब एक कह सकते हैं कि आपके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है जिसमें आपकी जो लाइफ स्टोरी है डेफिनेटली लोगों को इंस्पायर करेगी। और कोई सवाल या फिर ऐसा कोई मुद्दा जो आप कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के माध्यम से? मेरा तो यही है यूथ को कि टाइम वेस्ट ना करें, जी। टाइम का प्रॉपर यूज़ करें। और चाहे सीसीटी कैफ़े पे बैठे हैं, चाहे कॉफ़ी पीने बैठे हैं, जी। उसमें पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ें। क्या बात है। ये कभी नहीं सोचें कि देश पिछड़ रहा है, हम पिछड़ रहे हैं, लोग पिछड़ रहे हैं। जी। हमेशा ये मान के चलें कि देश भी प्रोग्रेस कर रहा है, जी। हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पॉजिटिव थॉट से अगर हम सुबह नींद से उठ के पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़ते हैं, जी। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और अगर सुबह सुबह आप इस उद्देश्य से उठे कि आज ये काम नहीं होगा, जी। तो फिर नहीं होगा वो। क्या बात। आप मान लो कि ये काम होना है तो वो होना ही है। उसके लिए टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि नेचर ने आपके लिए टाइम डिसाइड कर रखा है कि आपको कब क्या करना है। उसको अचीव करने के लिए या उसको जल्दी करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्या बात है। और प्लस मैंने ज़िंदगी में मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई फिल्म रही है तो त्रिशूल रही है, जिसको मैंने बहुत बार देखा है। ओके। और प्लस आप कर्म योगी और कर्म प्रधान बन जाओ। जी। क्या होना है क्या नहीं होना उसको भूल जाओ। जी। आप लक्ष्य लेके चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और जागते हुए भी सपने देखो। लोग नींद में सपने देखते हैं, आप दिन में भी जगते हुए सपने देखो। जी। तभी आपके ख्वाब पूरे होंगे। सही है। ऐसे ख्वाब पूरे नहीं होने वाले हैं कि आपने रात को सपने में ख्वाब देखा, जी। सुबह भूल गए। 24/7 ख्वाब अगर आपके दिमाग में चलेगा तभी लक्ष्य हासिल होगा। क्या बात है। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंसाइटफुल देख लिए, बट अब आपका व्यक्तिगत जानना चाहेंगे। बीइंग ए जोधपुरी, फेवरेट फूड जो जोधपुर का सबसे अच्छा लगता है या जहाँ आप रेगुलर जाते हैं? मेरे को खुद को नहीं पता है कि आज तक मेरे को फूड क्या खाना चाहिए। सही है। लाइक
पॉडकास्ट में मैम भी साथ में है, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ों पे, मतलब आप जो थॉट बोल रहे हो उससे पहले ही वो बोल देती है, उसमें इशारे में को समझ आ जाता है कि सर क्या बोलने वाले हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, लाइक कैसे है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन आप ले रहे हो उससे पहले मैम बता देंगे कि नहीं सर ये बोलेंगे और वही होता है। बेसिकली क्या है कि मैं जब जर्नलिज्म कर रहा था जी। उस दौरान किसी शंकराचार्य से मेरी मुलाकात हुई, ओके। और तो जब उनके साथ में मेरा इंटरव्यू के बाद मैं जब खाना खा रहा था, जी। तो किसी ने खाने में नमक डाला, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। हम्म। फिर मेरे को कहा कि तुमने खाने में नमक नहीं डाला, उसके जाने के बाद में, कि जो ये बन के आया है ना खाना, जी। ये प्रसाद है, ओके। और इसके ऊपर आपने कुछ भी मिलाया तो ये जहर है। ओके। उस दिन का दिन और आज का दिन जो भी खाना बन के आ जाता है, कंप्लेन नहीं करते आप? कोई कंप्लेन नहीं। क्या बात। तो आपका झगड़ा वहीं से शुरू होता है घर में, कि आपकी खाने में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। जबकि हम ये बिल्कुल मान लो, पहला कौर जो आप खाते हो वो तो स्वाद है, उसके बाद में कोई स्वाद नहीं। क्या बात है। तो जितनी सिंप्लीफिकेशन ज़िंदगी हो, और हम काम करने के लिए आए हैं, जी। खाना उतना ही खाओ जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जी। उतना मत खाओ कि आपको रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लिया, कि भूखा कोई भी रहेगा तो नहीं मरेगा, ज़्यादा खाएगा तो ज़रूर मरेगा। क्या बात है। काम के अलावा क्या करते हैं? लाइक खेलना पसंद है, घूमना, या फिर ऐसी कोई स्पेशल चीज़ जो आप करते हैं, हॉबी आपकी? टाइम्स जब मिल जाता है तो परिवार के साथ हम कभी कभी घूमने निकल जाते हैं, जी। लेकिन बहुत कम। जी। पहले तो था कि ईयरली ट्रैवलिंग पे जाना ही है, जी। लेकिन पर्सनल ट्रैवल इतनी ज़्यादा हो जाती है मेरी जी। कि बाहर होटल्स में जाना करना बहुत कम रहता है। घर की चार दीवारी अब सुकून लगने लग गई है। घर शोर की शराबे चार दीवारी सुकून तो नहीं लगने लग गई है, लेकिन आपकी मजबूरी है। जी सर। क्योंकि आप बाहर घूमने के बाद में आपको वापस एक सेट लाइफ सिस्टम में आना है। जी। क्योंकि हम नाइट पार्टी वगैरह का हमें ना तो कभी शौक रहा, ना हम जी। उसके लायक रहे कभी। तो हम तो टाइम पे 10:30 बजे सोने वाले लोगों में हैं। जी। और ये भी आपको सोच के ताजुब होगा कि मैं वो इंसान हूँ जो बेड पे जाते ही 3-4 मिनट में नींद ले लेता हूँ। क्या बात है। तो मतलब कोई थॉट आपका, कोई इशू या प्रॉब्लम, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे को अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मेरे लिए वो इम्पैक्ट नहीं डालता, तो क्या सेम सिचुएशन उस रात भी होती है? मैं कभी मानता ही नहीं हूँ ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। ओके। मैं ये मान के चलता हूँ कोई अदृश्य शक्ति मेरे को चला रही, और उसके जो निर्देश हैं, जी। एज ए स्किल लेबर मैं वो काम कर रहा हूँ। क्या बात है। जिस दिन उसका हो जाएगा स्टॉप, उस दिन स्टॉप, नहीं तो चलते जा रहे हैं। लोगों का परसेप्शन चेंज होता है जब एक आम इंसान बेरोजगार होता है, जॉब नहीं होती है, तो फैमिली, फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी एक अलग नज़रिए से देखती है। जब आपके पास पावर होती है, पैसा होता है, एक पोजीशन होती है, तब बोलता है ना, तू से आप तक का सफ़र, उसको कैसे देखते हैं आप? वो तो रोज़ बदलता है, उसको नहीं सोचना चाहिए। जी। क्योंकि जिस दिन आपके पास मेडिकल कॉलेज नहीं था, उस जी। दिन आपका परसेप्शन अलग था। जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज के ऑनर बन गए, तो जो जिससे आप मिलने जाते थे जी। वो सीट पे बिठाता था, जी। अब वो आपको सोफे पे बिठाता है। क्या बात है। इतना फ़र्क हो जाता है। काफ़ी गहरी लाइन है सर ये। वेरी डीप। ओके सर, मतलब हमारे लिए ये सबसे बड़ा पॉडकास्ट था, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर हम 3 पॉडकास्ट होते थे, 30 मिनट मैक्स सर उनका भी, बट ये अंदर से जो फील आ रहा है, कनेक्शन बिल्ड है, इनसेन है। सर ने अभी हमने डिस्कस किया था, ये तो सर कुछ नहीं है, इसके अलावा 3 पेज खत्म हो चुके हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें सर। बहुत बहुत अच्छा रहा सर। डेफिनेटली सर, ये पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहेगा। थैंक यू सो मच। आप इस पॉडकास्ट में डिजिटल दुनिया को कैसे देखते हैं? जैसे एज अ बावरा डिजिटल हम रन कर रहे हैं, हम बेसिकली हेल्थ केयर और हॉस्पिटल की डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि क्या होता है, अभी प्रिंट मीडिया का जो ज़माना है, डिजिटल युग में चेंज हो चुका है। गाँव में उन लोगों तक भी हम कॉन्टेंट पहुँचाते हैं जो हेल्पफुल वीडियोज़ होते हैं, या फिर पेशेंट के जर्नी होती है, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसको कैसे देखते हैं, और हमारे काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि मैं जर्नलिज्म से आया हूँ, जी। और उसके जो भी मालिक हैं जी। वो प्रेशर में काम कर रहे हैं, ओके। और उनके काम करने वाले और ज़्यादा प्रेशर में काम कर रहे हैं। ओके। तो वो क्या छापेगा? जो पहले प्रिंट मीडिया के ऊपर लोग विश्वास करते थे, जी। आजकल वो परसेप्शन बदल चुका है। वो कभी भी कुछ भी छाप सकते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि उनका कोई मॉरल नहीं रहा। ओके। जर्नलिज्म कहने को जर्नलिज्म रह गई, जर्नलिज्म की वो पोजीशन ख़त्म हो गई जो हम लोग जर्नलिज्म जब हम करते थे। उस समय हम ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल लोगों के पीछे नहीं घूमते थे, वो हमारे पीछे घूमते थे। ओके। आजकल के जर्नलिस्ट
या जो भी जो भी कुछ कह दो, वो उन लोगों के पीछे घूम रहे हैं। तो आपकी पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। ओके। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है डिजिटल या सोशल नेटवर्क। जी। डिजिटल में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि उसके अंदर कुछ लोग फेक वीडियो जो डालने लग गए हैं, जी। या एआई का जो लोग मान रहे हैं कि एआई बहुत पॉजिटिव है, एआई तो बहुत नेगेटिव होती जा रही है। सही बात किसी है। भी चीज़ को कुछ भी बना के डालते जा रहे हैं। हम्म। तो वो एक परसेप्शन जरूरी है। डिजिटल मार्केट में मैं समझता हूँ वही सरवाइव करेगा जो सच्चाई के साथ चलेगा जी। और ट्रू मार्केटिंग करेगा। उसको संघर्ष करना पड़ेगा, ट्रू मार्केटिंग करेगा जी। तो हाथों हाथ उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही। लेकिन अल्टीमेटली उसी को एक्सेप्ट करेंगे। जी। कि लगातार आप अगर ट्रू काम करते गए जी। तो फिर आपकी एक पोजीशन बनेगी। आप जो भी, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप जो भी काम कर रहे हो, जी। मान के चलो कि मुझे आज प्रॉफिट नहीं होगा, कल प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को प्रॉफिट होगा। अगर उस तरह से आपने काम किया तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। डेफिनेटली सर, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था 4 साल पहले, तब डॉक्टर और हॉस्पिटल से मिलते थे तो उनका थॉट यह था कि हम इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम वीडियो थोड़ी बनाएंगे, हमें क्यों करना है एजुकेट, नहीं हमारे तो सब सही है। बट जब आज हम मिलते हैं तो वो डिजिटल चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयर है, वो खुद चाहते हैं कि नहीं हम वीडियो में आएँ, हमारी सक्सेस स्टोरीज़ पता चले। और डेफिनेटली आपने जैसे बोला परसेप्शन चेंज होता है, बस आपको पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और जल्दी काफ़ी कुछ सीखा है आपसे, और डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट करके वापस आपको फीडबैक ज़रूर देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, जी सर। आपने मुझे आमंत्रित किया। जी। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।